हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने देख लिया कि कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और एनपीओ का बेसिक्स क्या होता है। अब हम इसमें बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ। देखो, सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों एनपीओ को पड़ती है और किस किस तरह के अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम स्टूडेंट्स क्या एक क्लास है स्कूल में। उस क्लास में एक मॉनिटर है और मॉनिटर को जिम्मेदारी दी गई कि भाई साहब आप स्कूल में इस बच्चे का बर्थडे ऑर्गेनाइज करो। मॉनिटर ने बोला ठीक है, बर्थडे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अभी बड़े अपने ज़माने में हम लोग बड़े बर्थडे ऑर्गेनाइज करते थे। तो जो मॉनिटर को बर्थडे की जिम्मेदारी दी जाती थी उसने बोला चलो सब लोग चंदा दो, 50-50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितने भी हो सब लोग दो। सब स्टूडेंट्स ने मिला के पैसे दे दिए। अब जब स्टूडेंट्स ने पैसे दिए तो मुझे बताओ एक बात, मॉनिटर जो है, ये जो मॉनिटर साहब हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है कि आप बर्थडे ऑर्गेनाइज करो, मुझे बताओ ये मॉनिटर साहब इन पैसों का, इस मनी का हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ताकि कल को जाकर के अगर कोई बच्चा सवाल उठा दे कि भाई हमने तो इतने सारे पैसे दिए हैं, ये क्या घटिया सा ऑर्गेनाइजेशन किया है, ये क्या घटिया ऑर्गेनाइज किया है। या मान लो फेयरवेल का ऑर्गेनाइजेशन करना है, फेयरवेल के लिए सबने पैसे दे दिए और सब जब फेयरवेल करने की बात आई तो जा करके सब लोगों को एक दोना दे दिया, दो समोसा डाल करके ला। कलेक्शन में थे 50,000 रुपये और मिल रहा है कि एक दोना में दो समोसा। तुम सवाल उठाओगे कि नहीं कि भाई हिसाब दिखा पैसे कहाँ खर्च हुए। उसी तरह से ये जो एनपीओज होते हैं इनको गवर्नमेंट, कंपनीज या मेंबर्स इनको देते हैं पैसे कि आप फलाना फलाना काम करो। अब ये जो काम कर रहे हैं वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी चेकिंग कैसे होगी। इसकी चेकिंग करने के लिए इस एनपीओ को हिसाब रखना होगा और इसी हिसाब को अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल। अब ये अकाउंटिंग किस तरीके से करेगा, जो जनरल पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं या जनरल कंपनीज होती हैं वो बनाती हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोज। ये 3 मेजर आप बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे 3 मेजर क्या क्या मैंने बोला, बैलेंस शीट, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो। कैश फ्लो हमें ये बताता है कि कैश में ट्रांजैक्शंस जो हुए वो कितने हुए, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये कैश फ्लो बता देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बता देगा कि साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसकी वजह से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। और बैलेंस शीट हमें ये बता देगा कि आज के डेट में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में एसेट और लायबिलिटीज की क्या पोजीशनिंग है। अब जब एनपीओज करेगा तो हमारा प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं और ना ही हमें कैश मोटिव है कोई कि हमें बस कैश ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है, तो हम कैश अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश बुक हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं। उसकी जगह पर हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। कैश फ्लो की जगह पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट की जगह पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बात समझिए, बस नाम चेंज किया गया है, काम वही है। मतलब कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो सारा काम वही, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सारा काम वही करेगा जो कैश फ्लो करता है। वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख के आपको समझ में आएगा कि कैश कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ पे गया, और ये आया ये गया तो इतना सरप्लस बचा या इतना डेफिसिट बचा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम कौन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो काम करेगा वो करेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम बस चेंज हुआ है, काम वही। जितने खर्चे 1 साल के होते हैं वो वहाँ लिख दिए जाएंगे, जितने इनकम होते हैं वो लिख दिए जाएंगे और उनको कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। तो यही हिसाब होते हैं। और अगर हमसे गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तब हमने इतने पैसे दिए थे, दिखाओ कहाँ कहाँ खर्च किए,
हम खोल के दिखा देंगे, ले भाई सारे के सारे बुक्स आपके सामने हैं, देख लो आपको जो देखना है। ठीक है, बैलेंस शीट हमें क्या बताएगा? बैलेंस शीट का नाम नहीं चेंज किया गया, बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट ही रखा गया। तो हमने तीन अकाउंट्स की बात की। सबसे पहला क्या हुआ? बैलेंस शीट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर किसके जगह पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे। और रिसीट एंड पेमेंट किसकी जगह पे? कैश अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट की जगह पे ये बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट में कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आपको फंसा सकती है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं 3 नंबर से चालू करूंगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ध्यान दो 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक आप सबको पता है कि कौन कौन सा कैश कहाँ से है, कहाँ पे जाएगा। जहाँ फंसोगे वो मैं बता रहा हूँ और उसका ध्यान रखना है। रिकैप है ये, देखो ये मान लो मैंने बता दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आप सबको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट का है। तो कैश एक असेट है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैसे दिखा जाता है? टू बैलेंस BD। ठीक है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैसे दिखाया जाएगा? बाय बैलेंस CD। ये जनरल फॉर्म है। पर कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि कैश का जो ओपनिंग है वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट के, यानी कि बाय बैलेंस BD। तो मुझे ये बताओ कि जनरली एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस में दिखाया गया है जैसे लाइबिलिटीज का दिखाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका एक ही मतलब निकल सकता है, वो सुनो क्या होता है। मैं पेज चेंज कर लेता हूं। जो बैंक्स होते हैं, आपको पता है कैश और बैंक इक्विवेलेंट है, एक जैसी बात है। मैं कैश बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं बैंक भी बोल रहा हूं। तो बैंकिंग सिस्टम में हम पैसे डालते हैं और बैंक से ट्रांजैक्शन होते हैं। आजकल तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक से ही होते हैं। एक गुपचुप भी खाने जाओ, एक नींबू भी खरीदने जाओ, तो ट्रांजैक्शन आप यूपीआई के थ्रू करते हैं। यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं मतलब बैंकिंग चैनल से कर रहे हैं, नॉन कैश चैनल से कर रहे हैं। बैंकिंग चैनल हो रही है, आप हार्ड कैश नहीं दे रहे हो, आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने बैंक से उसके बैंक पे। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो बड़े कॉमन हो चुके हैं। तो बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो बैंक क्या करती है, आपको बोल देती है ना कि कोई बात नहीं जी, आप बड़े दिनों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, बड़े दिनों से हमारे यहाँ आपके अकाउंट है, आपके अकाउंट में हम देखते हैं कि ज़्यादातर 2-3 लाख रुपए तो हमेशा होते हैं, पर कभी कभी हो सकता है आपको बड़े खर्चों की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो जब भी आपको बड़े खर्चे की ज़रूरत पड़े ना, तो हमसे पैसे ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बड़े दिन से आप कहाँ जा रहे हो, एज गुड एज लोन। आपको कभी भी दिक्कत होगी, आपकी 5 लाख तक की कभी भी ज़रूरत होगी ना, तो बैंक उसको पूरा कर देगा। ये फैसिलिटी बैंक ने दे दी, और इस फैसिलिटी का नाम है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना ड्राफ्ट यानी जितने अकाउंट में पैसा, उसके ओवर अब भी आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। मुझे बताओ, ये जो 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी बैंक ने दे दी, अब मान लो मुझे अचानक से 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। मैंने अपने बैंक अकाउंट खोले, बैंक अकाउंट में ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ को 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, एक सेमिनार कंडक्ट करना है। अब उस 4 लाख रुपए में जब ये अपने बैंक में गया देखने के लिए, तो बैंक में इसके पास पड़े थे 2 लाख रुपए, ठीक है, और इसके पास अपने कैश में पड़े थे 1 लाख रुपए।
अब बाकी का जो 1 लाख है वो एनपीओ कहाँ से लाए? तो उसे याद है, अरे बैंक वाले ने तो मुझे बोला था कि भाई कभी जरूरत पड़े तो ले जाना, तो उसने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया। बैंक ने बोला हाँ हाँ ले जाओ, हमने तो बोला ही तो। अब बैंक ने उसे 1 लाख रुपए की मदद कर दी। उसके बाद थोड़े दिन बाद जब ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे आ गए, ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़े इंटरेस्ट लगा करके बैंक को वापस कर दिया पैसे। तो ये जो 1 लाख रुपए का जो बैलेंस है, ये जो 1 लाख रुपए का जो बैलेंस है, मुझे ये बताओ, ये 1 लाख रुपए का बैलेंस एक असेट के जैसा है या एक लायबिलिटी के जैसा है? मेरे बैंक अकाउंट में तो -1 लाख शो करेगा। एक मेरे बैंक अकाउंट को जब मैं खोलूंगा तो ये -1 लाख शो करेगा, और ये -1 लाख एज गुड एज ऐसा है कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है बैंक से। दिस बिकम्स माई लायबिलिटी। तो ये जो लायबिलिटी है वो ओपनिंग लायबिलिटी यहां पे शो होगी। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है ना कि जरूरी नहीं है कि अगर कैश एसेट है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ये क्रेडिट भी हो सकता है, और क्रेडिट हो तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। उसी तरह अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है, लेकिन अगर वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख दिया गया, टू बैलेंस सीडी, अगर एक क्रेडिट साइड लिखा हो तो इसका भी सेम मतलब है, ये भी ओवरड्राफ्ट है। दिस इज ऑल्सो ओवरड्राफ्ट। समझ आएगा? तो क्वेश्चन पे अगर कभी लिख भी दे तो घबराना नहीं है कि अरे क्रेडिट साइड में कैसे लिख दिया। एक ही मतलब है, ओवरड्राफ्ट है। और आपको ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इन सब क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग से स्लिप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से आता होगा, या ऐसे होंगे कि ओवरड्राफ्ट नाम सुना है लेकिन क्या होता है मतलब नहीं पता। तो अभी मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है। तो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर ली जहां आप फंस सकते हो। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो मैं आपको बताता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता है, वो वर्ड है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर सिंपल टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल टर्म्स में बात करते हैं। आप गए एक जिम में, ठीक है। जिम वाले ने बोला आपको कि हाँ ठीक है करवा दूंगा ट्रेनिंग, बॉडी बनवा दूंगा बड़ा मस्त, बिल्कुल ऋतिक टाइगर, और उसने बोला कि महीने के 1000 रुपये फीस लगेगी। आपने जिम वाले को बोला भैया स्टूडेंट है, अभी 500 ले लीजिए, 500 दे देंगे 15 दिन बाद। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 1000 रुपये फीस थी, आपने कितने दिए? 500। आप जिम से बाहर निकले, बाहर आपका दोस्त मिल गया, दोस्त बोला यार जिम में शुरू, आपने बोला हाँ, बोला कितना फीस लग रहा है? आप उस दोस्त को क्या बोलोगे? 500 रुपये फीस लग रही है कि 1000 रुपये फीस लग रही है? आपने दिया 500 अभी तक, पर फीस कितनी है वो बोलोगे? 1000 रुपये। पोजीशन चेंज करते हैं। आपने जिम वाले को बोला हाँ भैया ठीक है 1000 रुपये ठीक है दे लेना, आप मुझसे 3000 रुपये ले लो, 3 महीने की फीस, पैसे मेरे पास रहते हैं भैया, खर्च हो जाते हैं, आप 3000 रुपये पकड़ लो, 3 महीने की फीस मैंने आपकी क्लियर कर दी, अब आप समझो। फिर से आपको दोस्त मिला, आप कितनी बोलोगे? फीस कितनी है? 3000 रुपये जिम की, क्या 1000 रुपये? 1000 रुपये। तो आपने चाहे 500 दिया, चाहे आपने 3000 दिया, अगेन आपने चाहे 500 आउटस्टैंडिंग रखे, चाहे 2000 रुपये एडवांस दे दिए, जिम की फीस 1000 रुपये है। ये है फॉर द ईयर का कॉन्सेप्ट। कि कैश कितना आया उससे मतलब नहीं है, एक्चुअल में एक्सपेंसेस या इनकम कितने हैं उससे मतलब है। क्लियर है? ओके डन।
तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, मैंने आपको बता दिया जो था। और इस पे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखोगे कि जितने करेंगे ना, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी शब्द के आसपास घूमेंगे। और आपको एग्ज़ाम में मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल साइड के, वो फॉर द ईयर के ही आएंगे। और इनको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो मैं एक दो बात करूंगा यार, मैं 2 मिनट आपका समय लूँगा। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ कभी कभी, ऑनलाइन देखता हूँ लोग फॉर्मूले रटवाते हैं, फॉर्मूले रटवा रहे हैं कि P&L में कितना बैलेंस जाएगा या कैश कितना रिसीव हुआ, इसके फॉर्मूले रट लो, इसको ऐड कर दो, इसको लेस कर दो, इसको लेस कर दो, इसको इधर कर दो। मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू कि फॉर्मूले वाले लड़के से आप फास्ट बनाओगे। आप अभी फॉर्मूला याद कर लोगे कि ये ऐड होगा, ये लेस होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, समझ में नहीं आएगा कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। ये बात मेरी याद रखना आप। और जो लॉजिक आप समझोगे ना, वो लॉजिक आपको क्वेश्चन चाहे इधर से कान पकड़े चाहे इधर से कान पकड़े, आप वो क्वेश्चन बना दोगे। तो फॉर्मूले रटने पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चंस करने हैं। और कोई भी इंसान अगर आपको फॉर्मूले के बेसिस पे पढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझ लो कि उसने आपका बना दिया है अच्छे से। क्या बनाया वो आप समझो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो, अब मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बेसिस पर है, सारा एनसीईआरटी बेसिस पर है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 2 अकाउंट की बात कर ली, फाइनल अकाउंट की बात करते हैं। फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो क्या है? बैलेंस शीट। इज्जत दो, पूरा नाम लिखना है मैंने को। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? एक बैलेंस शीट बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है। कैसे बताता है? मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिख रहा है लोन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन डेट में दबी हुई है, उस लोन पे उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कमाई क्या करेगा? सारा तो पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट देख के ना आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। तो बैलेंस शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और एनपीओ में भी ऐसा ही है। आपको फंड्स मिल रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं चैरिटेबल काम करने के लिए, तो आपने उस चैरिटेबल काम करने के लिए आपको एसेट्स भी बनाने पड़ेंगे। अब आपको मान लो दूर दराज गांव में जाना है, ठीक है, सप्लाईज करने के लिए आपको व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको टीम बैठानी है रिसर्च करने के लिए कि कितने % लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और कितने % लोगों को मदद की ज़रूरत है। उसके लिए बिल्डिंग लगेगी, टीम लगेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, वहाँ बिल्डिंग के फर्नीचर एंड फिक्चर्स होंगे, बिल्डिंग में लाइट्स होगी, सब कुछ आपको कौन बताएगा? ये सब चीज़ें बैलेंस शीट बताएगी। अब बैलेंस शीट की कुछ बातें मैं अब करना चाहूँगा जहाँ पे आप फंसोगे, मैं बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि थोड़ी अलग है, ये जनरली थोड़ी अलग है नॉर्मल बैलेंस शीट से। नॉर्मल बैलेंस शीट में जो आप 2 साइड देखते हो, कलर चेंज, सबको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड होती है दैट इज द लाइबिलिटी साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है दिस इज द एसेट साइड। ये टी शेप बैलेंस शीट का मैं बता रहा हूँ। आजकल कंपनीज में इस तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनती है। मैं आपको बता चुका हूँ, भारत में एक एक्ट है, एक कानून है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। उसके शेड्यूल नंबर 7 में ये बताया गया है कि किस तरीके से कंपनीज अपनी बैलेंस शीट को बनाएंगी। ये सब आपको कैसे पता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज आई हैव द नॉलेज, बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट। ठीक है, तो लाइबिलिटीज और एसेट साइड में फिलहाल टी शेप अकाउंटिंग की बात करते हैं, टी शेप एनपीओ पे बात करते हैं। टी शेप जो एनपीओ बनेंगी उसमें जनरली जो दूसरी कंपनीज बनती हैं वो अपने टी शेप में जो पहला लिखती है, ये लिखती है कैपिटल के नाम से। यहाँ पे इस कैपिटल का नाम चेंज हो जाएगा, इस कैपिटल का नाम कैपिटल फंड हो जाएगा, या दूसरा नाम जनरल फंड,
या दूसरा नाम कॉर्पस फंड। ये तीन में से कोई भी एक नाम आपको पेपर में दिख सकता है। तीनों का मतलब सेम है। क्या क्या मैंने बोला? कैपिटल फंड, जनरल फंड और कॉर्पस फंड। इन तीनों में से कोई भी एक आपको दिख जाएगा, और जो भी आपको दिखे इसका मतलब सेम है, कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आपको एक दिखेगा, ये वो होगा स्पेशल फंड। स्पेशल फंड के बारे में मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा। मान लो एक एनपीओ है, वो एनपीओ हर साल अपना एनुअल फंक्शन करता है। उसमें कुछ डिग्निटरीज आती हैं जिनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, वो अच्छा काम करता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं एनपीओ में, जनरली ये किए जाते हैं। तो वो जो एनुअल फंक्शन करता है ना, उसके लिए उसने एक अलग से फंड बना के रखा है। जो भी एनुअल फंक्शन होते हैं वो एनुअल फंक्शन फंड से खर्च होते हैं। जो भी पैसे हमें मिलते हैं एनुअल फंक्शन को करने को लेकर के, वो एनुअल फंक्शन फंड में ऐड कर लिए जाते हैं। जैसे मैं अगर पैसे दे रहा हूँ, मान लो एनपीओ को मैं एक डोनेशन दे रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं 25 लाख आपको डोनेट कर रहा हूँ, इसमें से 5 लाख आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं एनुअल फंक्शन के फंड के लिए। तो एनपीओ को वो 5 लाख ना अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे। वो 25 में से 20 वो जनरल फंड में डाल देगा, कैपिटल फंड में डाल देगा, लेकिन वो 5 का उसे सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और मैंने क्योंकि पैसे दिए हैं तो एनपीओ की लायबिलिटी बनती है कि मुझे हिसाब दे, अगर मैं मांगू तो वो हिसाब देगा। तो कैसे दिखाएगा? वो स्पेशल फंड में दिखाएगा, बैलेंस शीट में। ये देख लो साहब, मैंने स्पेशल फंड, ये था स्पेशल फंड में ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए दिए, 15 हो गए, इस साल हमने 10 खर्च किए और 5 बचे हैं। सेटिस्फाइड हो? ठीक है, यही होता है। तो कैपिटल फंड और स्पेशल फंड के नाम से सेम बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, असेट साइड जो होगा वो पूरा जनरल, नॉर्मली जो एसेट्स आप साइड अपने पढ़ते हैं वैसे ही रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है। एसेट में एक्स्ट्रा क्या आ सकता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था, वो एसेट की साइड में आपको दिख सकता है। बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा, बाकी सब जनरल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ पार्ट 2 खत्म करते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको सारे अकाउंट्स के बारे में बता दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में छोटा सा एक पार्ट होगा, इसके साथ मैं तो वो देखता हूँ छोटा या बड़ा बने। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होते हैं। जैसे लेगेसीज मिला, बड़ा ग्रांट मिला, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर देखें। ठीक है। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।